नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो पिछले वीडियो में हमने ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के डिफरेंस पर कुछ बात की थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आज कुछ डिमांड भी थी कि 12th की केमिस्ट्री का कुछ शुरू किया जाए जो 2023 यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो आप लोगों का भला हो सके। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में हमने एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक चुना है जिसको पहले धीरे धीरे करके आप लोगों तक उसकी वीडियो पहुंचाएंगे। तो उसी की आज शुरुआत करने इस वीडियो के माध्यम से हम जा रहे हैं। तो इसमें जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग जानते भी हैं, पढ़ भी चुके होंगे शायद। तो शुरू करते हैं हम अपनी बात को। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, एक मिनट, हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं? तो कुछ विशेष प्रकार के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, हम सुने भी होंगे, मेटल और लिगैंड। मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हम एक कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से NiCO का होल 4 और हमने ये ऐसे कर दिया, या हमने लिख दिया CuNH3 का होल ट्वाइस SO4, या कुछ और लिख दिया K4FeCN6 और इस तरह से ऐसे हमने कर दिया। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा जिसमें इस तरह का हमको ब्रैकेट मिलेगा, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम डबल साल्ट की बात करेंगे कि ये डबल साल्ट क्या होते हैं, और दूसरी बात जिसके बारे में हम कर ही रहे हैं, पूरा हमारा चैप्टर इसी बात पर डिपेंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये हमारी मेन बात है। ये जो हम आपको धीरे धीरे इसी के बारे में डिटेल समझेंगे। तो जो डबल साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम डबल साल्ट्स, कोई है हमारे पास डबल साल्ट में, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं फिटकरी का, एलम का, पोटास एलम यानी फिटकरी इस तरह से। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है, डबल साल्ट्स को कहते हैं द्विक लवण। लवण तो आप जानते ही हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो कैसा होता है, उसकी pH न्यूट्रल होती है, उसे साल्ट कहते हैं। तो जो ये फिटकरी है, फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो जो डबल साल्ट्स होते हैं, अगर इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इनको घोलेंगे, तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे पूरी तरह से। कैसे? जितने आयन है इसमें, जिस ऐसा मतलब पार्ट इस पूरे लवण का जिसमें आयनिक कैरेक्टर है, जैसे आयनिक कैरेक्टर कहाँ कहाँ पर है, तो K2SO4 में है, Al2SO4 में है। H2O में कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो H2O आयोनाइज नहीं होगा, आयनित नहीं होगा, प्लस और माइनस में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन K2SO4 Al2SO4 मतलब जो आयनिक पार्ट होता है वो पूरी तरह से आयनों में बढ़ जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है। तो हम अगर इसको आयोनाइज करें तो यहाँ पर क्या 2K प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा,
2Al3 प्लस में टूटेगा और ये SO4 फिर इसमें टूट जाएगा, SO4 2 माइनस। तो इस तरह से जो आयनिक पार्ट होगा डबल साल्ट का वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, मतलब कैटायन और एनायन में। किसमें? कैटायन और एनायन में, यानी धनायन और ऋणायन में, अपनी अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे ही हम डबल साल्ट कहते हैं, जो पूरी तरह से एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने से पूरी तरह से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएं। अब अगली बात है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक हम लोगों ने 11th की क्लास में पढ़ा होगा, वैलेंसी में आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। लेकिन ये कैसा है? उपसहसंयोजी यौगिक है। इसमें जो रिलेशन होता है वो एक अलग प्रकार से होता है तो एक प्रकार से सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर का ही है, वैलेंट कैरेक्टर ये, लेकिन कैसा है? उपसहसंयोजी है। इसमें दूसरे प्रकार से है, मतलब एक होगा जो देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा, डोनर और एक्सेप्टर, इसमें दो लोग होंगे, तब जा करके ये संबंध बन पाएगा। तो अब हम इसके बाद तो डबल साल्ट आप समझ गए कि क्या होता है, जैसे हमने फिटकरी यानी पोटास एलम की बात कर ली। अब है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो आपको यहाँ पर ये लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मतलब हम कह देंगे इसमें कि ये जो हैं वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते, आयनिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने से ये पूरी तरह से आयनित नहीं होते। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे NiCO4 की, तो NiCO4 में ये इसको हम एज ए एग्जाम्पल नहीं ले सकते। अगर हम इसमें CuNH3 का होल ट्वाइस SO4 की बात करें तो इसको अगर हम आयनों में डिसोसिएट करेंगे तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, CuNH3 का होल ट्वाइस इस तरह से, और इस पर 2 प्लस और SO4 का 2 माइनस, इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये तो अलग हो गया, लेकिन ये वाला अलग नहीं हुआ। अब ये जो अलग हो रहा है ये वाला पार्ट, और ये जो अलग नहीं हो रहा है ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट स्फेयर। और ये वाली वैलेंसी जो सेटिस्फाई कर रहा है इस पार्ट को कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन। अगर हम यही बात इसमें कर लें K4FeCN6 में कर लें, या हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे HAuCl4, इसमें एक नामनक्लेचर भी है ऐसे कंपाउंड्स का, IUPAC नामनक्लेचर के थ्रू करेंगे तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे इसी में। तो यहाँ पर HAuCl4 को ले लिया तो इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और AuCl4 का होल माइनस। जो इसमें दो पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट है और एनायन वाला पार्ट है, मतलब ये कैटायन वाला पार्ट है, ये कैटायन वाला पार्ट है और ये एनायन वाला पार्ट है। तो कैटायन और एनायन दो प्रकार के पार्ट होते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या देखें कि ऐसे कंपाउंड हैं जो डिजॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब हम बात इसमें हमने अगली बात क्या देखी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो पार्ट हैं, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंदर, इस पार्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी उपसहसंयोजी क्षेत्र, और बाहर वाले पार्ट को कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर और स्पेक्टेटर आयन दो पार्ट हैं किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो इसको हम हटाते हैं और फिर अगली बात बताते हैं आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पूछा भी जाता है, 4-5 नंबर में आता भी है, नॉमेनक्लेचर से भी आता है और इसमें कुछ थ्योरी भी हैं कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, आगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सारी बातों को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आप लोगों तक बातों को पहुंचाते रहेंगे। तो हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड है उसमें दो पार्ट हैं, तो उस दो पार्ट में हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस वाले की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पर कोई एक नॉर्मल सा लिख लेते हैं ML4
और इस तरह से। इस पर कुछ वैलेंसी दिखा देते हैं ऐसे n+, तो n+ यहाँ पर इसके ऊपर उपस्थित चार्ज को डिनोट कर रहा है, n+ पॉजिटिव चार्ज है। m यहाँ पर जो m है ना, इसको कहते हैं मेटल। मेटल कहो या सेंट्रल मेटल कहो, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है। और जो L है, L को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड। जो मेटल होता है वो क्या करता है, वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। और जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर डोनर होता है। क्या होता है भैया, लोन पेयर डोनर। कोऑर्डिनेट स्फीयर में दो पार्ट होते हैं, मेटल और लिगेंड। मेटल क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर डोनर होता है। अब जब लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस का। किसका कॉन्सेप्ट, लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि ऐसे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे किसी से, लेंगे, तो ऐसे एटम्स को या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। दूसरा, जो डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर, उनको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पर जो मेटल है वो कैसे काम कर रहा है, एज लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। मेटल कौन काम कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल है, और ये जो ब्रैकेट शुरू हुआ है उसके जस्ट बाद वाला जो है वही वाला सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरी ओर लिगेंड क्या है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, लिगेंड होंगे। क्या होंगे, लिगेंड। तो जो लिगेंड है वो कैसे काम कर रहे हैं, एज लुईस बेस की तरह काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, लुईस बेस की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी संरचना को इस तरह से डिनोट कर दें कि ये बीच में सेंट्रल मेटल है एटम, और 4 लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से चारों तरफ से क्या डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर। यानी इनके पास लोन पेयर की क्या होती है, अधिकता होती है। बहुत ज़्यादा इनके पास लोन पेयर होगा ना, तभी तो डोनेट कर पा रहे हैं, है कि नहीं, इस तरह से। तो जो लिगेंड होगा वो चारों तरफ से डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, क्या, लोन पेयर। क्या डोनेट करेगा, लोन पेयर। और कैसे एक्ट करेगा, एज ए लुईस बेस की तरह काम करेगा। और इधर N+ हम लिख देते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर उधर ड्रॉ करें तो जो मेटल है वो ले रहा है और लिगेंड दे रहा है। तो अब यहाँ तक हमने बात समझ ली कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कि होता क्या है, किस तरह की उसकी संरचना हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उन पर, यानी जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है ये कितने प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो ये हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो कैटायनिक, यानी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, कैटायनिक, दूसरा एनायनिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दूसरा एनायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एनायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और तीसरा न्यूट्रल। कैसे होते हैं भैया, न्यूट्रल। तो जो कैटायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, कैटायन वाला, बस इतना है। कैसा, कैटायन वाला चार्ज। जैसे अभी जो एग्जांपल लिखा था CuNH3 का होल ट्वाइस, इस तरह से हम कुछ कर लेते हैं, और SO4 हमने इस तरह से लिख लिया, CuNH3 का होल ट्वाइस SO4। तो इस पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये स्पेक्टेटर आयन है। हम कैटायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैटायन। तो अगर इसको हम डिसोसिएट कर दें तो ये CuNH3 का होल ट्वाइस, इस पर 2+ आ गया और SO4 पर 2-। हमने क्या देखा, जो हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर है उस पर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, कैटायन है। तो ये कैसा हो गया, कैटायनिक प्रकार का। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, धीरे धीरे हम करते रहेंगे।
यहाँ पर देखिए एनायनिक में क्या होता है कि इस पर एनायन वाला चार्ज होगा, यानी नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे K4 FeCN का होल 6, इस तरह से हमने लिख लिया। और इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे आयंस में तो 4K प्लस और प्लस ये FeCN 6 का होल 4 माइनस। अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा होगा, एनायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। और न्यूट्रल में कुछ नहीं, NiCO का होल 4, यहाँ कोऑर्डिनेट इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो पहले कुछ जुड़ा हुआ है ना तो बाद में, तो ये आयोनाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आयोनाइज हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होगा, और आयोनाइज नहीं होगा तो इसलिए ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने को मिला हमारे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हमने जो भी आज बहुत बेसिक्स सीखा है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के संबंध में, अब हम आगे आपको लिगेंड पर ले चलेंगे और लिगेंड को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से लिगेंड होते हैं, कैसे डोनेट करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या बेसिस होती है उनके प्रकार की। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ये 12th की केमिस्ट्री का ये सीरीज हमारी चलेगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, 4-6 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, और वीडियो आप देखिए, समझिए क्या हमने बताया है आपको, और अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।